हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक जो हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में अपना पहला बुक पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, उसमें हम लोगों ने अभी तक 8 चैप्टर विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आज हम लोग इसका नवा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है गांधी जी का शिक्षा दर्शन। तो आज हम लोग देखेंगे गांधी जी का शिक्षा दर्शन किस प्रकार था, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, शिक्षण विधियां कैसी थी, शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए और शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का था। ये सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन किस प्रकार का था। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहन अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये आध्यात्मिकता पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसके सत्य, अहिंसा, नैतिकता, प्रेम और न्याय रूपी स्तंभ हो। इस आदर्श समाज की स्थापना के लिए वह व्यक्ति की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। वह शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि समस्त क्षेत्रों के विकास में सहायक हो। इसके लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा योजना को क्रियान्वित किया, किंतु यह शिक्षा केवल 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए ही थी। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था। ये तो उनका शिक्षा दर्शन हो गया। अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ। पुस्तकीय ज्ञान अथवा साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित देखना चाहते थे, किंतु उनके विचार में पुस्तकीय ज्ञान तो केवल एक साधन मात्र है। इसी प्रकार साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंत। गांधी जी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किंतु अनैतिक व्यक्ति से अच्छा वह पढ़े लिखे उस मजदूर और किसान को समझते थे जो नैतिक और चरित्रवान हो। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने जीवन के चरित्र और नैतिकता पर अधिक बल दिया है। उनका विचार है शिक्षा द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंत। यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो ये रहा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो हम लोग देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे इन सबको। तो जो पहला उद्देश्य था वो था तत्कालिक उद्देश्य। तो हम लोग देखते हैं तत्कालिक उद्देश्यों में किन प्रकार के उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत गांधी जी ने उन उद्देश्यों को रखा है जिनसे विद्यार्थियों को तुरंत लाभ होने लगे। जैसे कि पहला हो गया जीविकोपार्जन का उद्देश्य, दूसरा सांस्कृतिक विकास और तीसरा जो है वो पूर्णता। अब हम लोग देखते हैं जीविकोपार्जन किस प्रकार का तत्कालिक उद्देश्य था। शिक्षा को गांधी जी ने बेकारी निवारण का बीमा समझा। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि शिक्षा समाप्ति के बाद प्रत्येक बालक और बालिका आत्मनिर्भर हो और किसी न किसी व्यवसाय में लग जाने योग्य हो जाए। तो ये था उस टाइम का तत्कालिक उद्देश्य। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य। गांधी जी ने व्यक्ति में पूर्ण निष्ठा व्यक्त की और कहा, यदि व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निजित्व की रक्षा करते हुए समाज के उत्थान में लगा रहेगा। उन्होंने शिक्षा के वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण करते हुए कहा है कि मैं व्यक्तिक स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ और आप पर यह ना भूल कि मनुष्य मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह समाज की इच्छाओं तथा आशाओं के अनुरूप अपने निजित्व को ढालकर वर्तमान समस्या तक पहुंचा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति तथा समाज के संबंधों में संतुलन बनाए रखने पर बल दिया और कहा है कि आत्मानुभूति की प्राप्ति समाज से ही संभव है। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला उद्देश्य जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। तो अभी तक हम लोगों ने देखा शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य, और जो अगला उद्देश्य है उसको देखते हैं शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था। शिक्षा के अंतिम उद्देश्य से गांधी जी का मंतव्य आत्मानुभूति से है। शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य का महत्व केवल इसी में है कि वह अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति किसी सीमा तक सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि आत्मा निग्रह तथा तप के माध्यम इस अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है।
अनुभूत को गांधी जी शिक्षा का ही नहीं अपितु जीवन का भी सारभूत तत्व मानते हैं। शिक्षा और जीवन के अन्य उद्देश्य इसी में समाहित हैं और इसी की प्राप्ति के साधन हैं। मतलब जो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था वो आत्मानुभूति की प्राप्ति करना था। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ। उनके अनुसार किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ थी, तो हम लोग देखते हैं जो पहली शिक्षण विधि थी वो थी सृजनात्मक विधि। शिक्षा इस प्रकार दी जाए बच्चों को कि उनका सृजन हो सके। तो हम लोग देखते हैं सृजनात्मक विधि क्या थी। शिष्य केंद्रित पाठ्यक्रम में रचना या सृजन का प्रमुख स्थान रहता है और इसकी पूर्ति मात्र सैद्धांतिक व्याख्यानों से नहीं हो पाती, वरन उसका प्रायोगिक पक्ष में भी आवश्यक होता है। अतः क्रिया जो रचनाकार दृष्टिकोण को बढ़ावा दे एक प्रमुख शिक्षण विधि है। इसी के अंतर्गत खेल, प्रयोग और निरीक्षण भी आते हैं। अब जो हमारी अगली विधि है हम लोग उसको देखेंगे मौखिक विधि। ये किस प्रकार की विधि थी? मौखिक विधि के अंतर्गत व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, तर्क विधि, कहानी विधि आदि आते हैं। गांधी जी इन विधियों का प्रयोग सहयोगी विधियों के रूप में ही करने की आज्ञा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अगली विधि है सहसंबंध विधि। शिल्प के माध्यम से अन्य विषयों के अध्यापन की व्यवस्था गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में की है। अतः उनका विचार है कि भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा शिल्प के माध्यम से ही दी जाए। अब हमारी जो अगली विधि है उसको देखते हैं संगीत विधि। संगीत के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा की बात गांधी जी ने की है। संगीत को गांधी जी ने शिक्षण की एक विधि माना है और कहा है कि इसका प्रयोग व्यायाम तथा हस्त कौशल की शिक्षा में किया जाए। तो ये रहा संगीत विधि। अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली शिक्षण विधि जो है वो है सहयोग और स्नेह। सहयोग और स्नेह के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। गांधी जी ने कहा है कि विद्यालयों में सच्ची शिक्षा तभी दी जा सकती है जब बालक तथा अध्यापक के बीच संबंध घनिष्ठ एवं मधुर हो। बालक को शिक्षक का प्रेम और स्नेह प्राप्त होता रहे। इससे बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है और विद्यालय में भी उसे परिवार सा सुख मिलता रहता है। तो ये रहा सहयोग और स्नेह के माध्यम से शिक्षा। तो ये रही हमारी गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ थी उनको। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला जो है उसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो हम लोग देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या फिर किस प्रकार का था। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसमें धार्मिक पृष्ठभूमि को भी सम्मिलित किया गया। तो हम लोग देखते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि ये किस प्रकार शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया। गांधी जी का विचार था कि पाठ्यक्रम के सभी विषय धर्म संबंधी विचारों से बंधे होने चाहिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के साथ धर्म की एक डोर सी लगी हो जिसमें छात्र की निष्ठा हो। समस्त शिक्षा की पृष्ठभूमि में प्रेम, सत्य, न्याय, सहयोगी प्रयास, राष्ट्रीय एकता, मानव मात्र के प्रति समानता और मातृत्व का भाव हो। मतलब शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें धार्मिक भावना हो। अब हम लोग देखते हैं जो अगला बताया उन्होंने वो वास्तविकता। मतलब जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो वास्तविकता पर आधारित हो। पाठ्यक्रम वास्तविक हो और पाठ्य विषय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हों। इनमें से ऐसे उदाहरण की बहुलता हो जिनमें हिंसा, प्रवचन और असत्य पर सत्य और अहिंसा की विजय हुई हो। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को उसके वातावरण से एकीकरण कराना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम हो वास्तविकता पर आधारित हो। अगला जो है वो मातृभाषा। गांधी जी ने मातृभाषा को पाठ्यक्रम में महत्व प्रदान किया और कहा कि मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी के माध्यम से विषयों का अध्ययन नियम के प्रतिकूल है और सीखने से व्यवधान उत्पन्न करता है। मतलब जो शिक्षा का पाठ्यक्रम हो वो मातृभाषा में होना चाहिए। बालकों को जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो अब शिक्षा का पाठ्यक्रम हो गया। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षालय। मतलब गांधी के अनुसार विद्यालय का क्या प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, शिक्षालय कैसा होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षालय।
गांधी जी अनुशासन प्रिय थे और स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत किया करते थे। वह जीवन में अनुशासन को एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। विद्यालय में अनुशासन के संबंध में वे प्राचीन शिक्षा की मान्यताओं में विश्वास करते थे। वे प्रत्येक विद्यार्थी एवं शिक्षक को ब्रह्मचारी देखना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य वह सही आचरण है जो हमें ब्रह्म के निकट ले जाए। ब्रह्मचर्य के अर्थ को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन वचन कर्म से समस्त इंद्रियों का प्रयोग हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी आत्मनियंत्रण के द्वारा आत्म अनुशासन चाहते थे। उनका जो विचार था वह था कि बालक की शिक्षा में उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का बाहरी कठोर नियंत्रण नहीं लाया जाना चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि गांधी जी मुक्त्यात्मक और प्रभावात्मक अनुशासन के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी के अनुसार विद्यालय का वातावरण प्रभावात्मक तथा प्रेरणादायक होना चाहिए। इस वातावरण का निर्माण सच्चरित्र अध्यापकों तथा विद्यार्थी के द्वारा होता है। तो ये रहा शिक्षालय गांधी जी के अनुसार। अब जो इसका बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग जो हमारा 9th चैप्टर है उसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोगों ने देखा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा का पाठ्यक्रम और उनके अनुसार शिक्षालय का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का योगदान, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए और उनकी बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है। हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें वर्धा शिक्षा योजना, जिसको कहा गया है बेसिक शिक्षा। तो हम लोग देखेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, उसके गुण और दोष, ये सब जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।